मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले कौम को चंद दिनों शदीद सियासी और आईनी बहरान का सामना रहा। अलबत्ता हुकूमत की तहलील के मामलात पर सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल का फैसला आईन पाकिस्तान की बालादस्ती और मुल्क में जमहूरी रिवायत के फरोग के लिए खुशाइन करार दिया जा रहा है। आज़ादी से अब तक मुल्क में जमहूरियत अच्छी, बुरी, कमज़ोर या गैर यकीनी हालत में लगभग 40 साल राइज रही। इस अरसे में रियासत और अदलिया बारहा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते दिखाई दिए। इब्तिदाई 7 बरसों में एक के बाद एक हुक्मरान नामजदगी के जरिए आते जाते रहे। अक्टूबर सन 1954 में पहला आइन तैयार करने वाली दस्तूर साज असेंबली तोड़ दी गई। इस गैर आइनी फैसले के खिलाफ स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन खान ने साबका चीफ कोर्ट सिंध में अपील दायर कर दी और यूं फरवरी सन 1955 में चीफ कोर्ट ने दस्तूर साज असेंबली बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। कंस्टिट्यूंट असेंबली का चेयरमैन बंगाली था जी, वो गया अपील में सिंध हाई कोर्ट। दे रिजेक्टेड द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर जनरल जी। गवर्नर जनरल अपील में चला गया टू द फेडरल कोर्ट। उसमें जो जस्टिस मुनीर थे जो उस वक्त, उन्होंने पहली मरतबा नज़रिया ज़रूरत का इस्तेमाल किया और उसकी बुनियाद पर सिंध कोर्ट के जो हुक्म था उसको उन्होंने है वो कदम करार दे दिया। जस्टिस मुनीर के फैसले से इस मुल्क की आईनी तकदीर बदल दी। हम एक दूसरे रास्ते पे जा सकते थे, लेकिन हमने काफ़ी वक्त अपनी आज़ादी का गवा दिया। सन 1973 में पहले मुकम्मल आइन के निफाज के बाद भी मुंतखब वज़ीर आज़म और हुकूमतों को मुद्दत मुकम्मल करने से पहले ही फारिग किया जाता रहा। सन 1988 सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इख्तलाफात की बुनियाद पर वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की मुंतखब हुकूमत बरतरफ कर दी। जनरल ज़ियाउल हक नाराज़ थे उनके कुछ इक़दामात की बुनियाद पर, तो जुनेजो साहब गैर मुल्की दौरे पर थे। जब वो वापस लैंड किया है तो पता चला उनकी गवर्नमेंट जो ख़त्म कर दी गई, जिसको जुनेजो साहब ने चैलेंज किया। पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये प्रेसिडेंट साहब का जो फैसला था गलत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इलेक्शंस कॉल कर दिए गए हैं, असेंबलियों को फिर से रिस्टोर नहीं करेंगे। फौज के साबिक सरबराह जनरल असलम बेग ने बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट में एतराफ़ किया था कि उन्होंने जुनेजो हुकूमत की बहाली रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की थी। 90 की दहाई के इब्तदाई सालों में साबिक सदर गुलाम इसहाक खान ने आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत 1990 में बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी बार 1993 में नवाज हुकूमत का खात्मा कर दिया। अलबत्ता नवाज शरीफ अपनी पहली हुकूमत की बरतरफी पर खामोश नहीं बैठे और यूं सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1 माह दलाइल सुनने के बाद नवाज हुकूमत बहाल कर दी। गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ के दरमियान काफ़ी तनाव चल रहा था। इस हद तक हुआ कि फिर 58(2)B का इस्तेमाल करके उन्होंने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी ख़त्म कर दी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बहाल किया। लेकिन वो क्राइसिस अपनी जगह मौजूद रहा और उसके बाद जनरल वहीद काकड़ फॉर्मूला आया। जुलाई 1993 में सदर और वजीर आज़म दोनों के जबरी और एक दूसरे से मशरूत इस्तीफों के बाद नए इंतखाबात कराए गए। सन 2012 में यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने के सबब और 2017 में वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ अकामा रखने के संगीन जुर्म में सुप्रीम कोर्ट के अताब का शिकार हुए। देर सवेर दोनों अपनी अपनी मुद्दतों से पहले ही घर भेज दिए गए। 3 अप्रैल सन 2022 के दिन कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ पेश करदा अदम एतमाद की तहरीक यकतरफा फैसले के तहत मुस्तरद कर दी और बज़ाहिर एक तयशुदा मंसूबे के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान की एक मुख्तसर तकरीर के बाद सदर पाकिस्तान ने अपनी ही जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना तहलील कर डाली। सदर मुमलिकत ने असेंबली तहलील करने की मंजूरी दे दी।
अगर एक जानिब डिप्टी स्पीकर ने तहरीक पर अपोजिशन का मौक़िफ़ सामने नहीं आने दिया, तो दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान ने असेंबली तहलील करने के लिए वज़ीर आज़म की सिफारिशात को हुक्म समझकर हुकूमत का खात्मा किया। ये दोनों इक़दामात फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए। सदर आरिफ अलवी साहब के वकील थे अली ज़फ़र, उनका आर्गूमेंट ये था कि जी आर्टिकल 99 जो है उसमें स्पीकर की पूरी पावर्स हैं, तो कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन जो कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया वो ये कि जिस तरीके से आर्टिकल 5 इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से स्पीकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई जिसमें सिर्फ इल्ज़ामात थे, कोई और चीज़ नहीं थी, तो वो उनके नुक्ता नज़र से गैर आइनी गैर कानूनी थी, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। उधर हुकूमत ऑपोजिशन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगा कर अदालती फैसले का इंतज़ार करती रही। जो इस मुल्क में हो रहा था वो असरात हमारे सामने थे, और वो नुकसानात जो हमें आगे जाके जिनको अभी हमें फिर से ठीक करना होगा, उससे हमें यकीनन एक तक़वियत मिलती है कि इस फ़ैसले से जो रुझान हमारे मुल्क में था उसको अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अदालत का बुनियादी मकसद कवानीन की दुरुस्त तशरीह करने से ताबीर है, और हर दुरुस्त फैसला देर सवेर कौम के लिए इंसाफ की ज़मानत होता है।